और न्यायपालिका से 5, 7, 8 क्वेश्चन जो है कि पूछे गए हैं और अलग-अलग साल में अलग-अलग जो है कि लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस तरीके से आज वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, उस तरीके से जो न्यायपालिका के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी टफ तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि मैं कुछ बता दूं, एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा का शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। जब इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब जाकर के लगता है कि नहीं, अब क्वेश्चन में दम है। तो ये सब लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए इसमें थोड़ा सा जो है कि टाइम चाहिए होगा। तो कुछ चीजें ऐसे तो समय हो गया है, लेकिन कुछ चीजें और भी जो है कि न्यायपालिका के बारे में आपको बता देते हैं, ताकि आपको जो कल क्वेश्चन दिया जाए लिखने के लिए, तो हम उम्मीद करेंगे। ये अब रिपीट कर देते हैं, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा होमवर्क के रूप में। ये क्वेश्चन मिलता भी है, आज भी ये क्वेश्चन मिला होगा। 65वीं या 66वीं का सर क्वेश्चन है ये न्यायपालिका वाली हाँ, ये जो अच्छा बता रहे क्वेश्चन है। हैं। हाँ। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। तो किस तरीके से हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसको जो है कि क्या न्यायिक समीक्षा की किस तरीके से शक्ति प्राप्त है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बताइए किस तरीके से जो है कि न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र है, कैसे कह सकते सर हैं? हाँ बताओ। आर्टिकल 50 में बोला गया है सर, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। और तो ये सिद्ध करता है। और बताओ। अरे जज का अपॉइंटमेंट होता है तो वहां भी आपको दिखेगा कि जो है कि वो जुडिशरी एकदम से इंडिपेंडेंट है। सिक्योरिटी और टेन्योर जज का, फिक्स सर्विस कंडीशन है जज का, एक्सपेंसेस और चार्ज जो है कि कंसोलिडेटेड फंड पे होता है, उसमें पार्लियामेंट वोट तक नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, उसको बैन लगा दिया जाता है। आपको पता है कि कोई भी जज रिटायर होने के बाद वकील का प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप करते हैं तो उसको पावर दिया गया है पनिशमेंट करने के लिए। इसको फ्रीडम है स्टाफ का रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है कि क्या कहते हैं, बहुत सारी स्वतंत्रता है। इसके जुरिस्डिक्शन को पार्लियामेंट भी कम नहीं कर सकता है। इतना सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत पावर है। जब आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर, उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से फर्स्ट जज केस हुआ था, सेकंड जज केस हुआ था, थर्ड जज केस हुआ था, फोर्थ जज केस हुआ था। ये सब पता है, ये सब जजों का केस क्या है? यस सर, बताइए तुम आप ही। बताओ नहीं जरा। पता है सर। नहीं पता है? पता है कि नहीं पता अच्छा, है? किसी को पता है? फर्स्ट जज केस 1982, सेकंड जज केस यस सर। 1993, 81 था ना सर? 82, फर्स्ट जज केस 82, सेकंड जज केस 1993, थर्ड जज केस 1998, फोर्थ जज केस 2015। यस सर। ये इस जज के केसेस में जो है कि बहुत सारा चीज डील किया गया था। तो देखिए, जो हमारी न्यायपालिका है वो काफी स्वतंत्र है, और सिर्फ कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसको संविधान में ऐसे ऐसे पावर दिए गए हैं, जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा नहीं, सच में स्वतंत्र है न्यायपालिका। तो इंटीग्रेट सबसे पहले हमारे जो संविधान में दिया गया है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है टॉप लेवल पे, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे जो है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो इस तरीके से बोला जाता है इस सिस्टम को, इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को बोला जाता है द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। जो अमेरिका वाला सिस्टम है, वहां पे है कि डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, वहां पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट नहीं है। यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है? तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट का मतलब ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या लोअर जुडिशरी है, एक ही सिस्टम के तहत काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल लॉ को और एज वेल एज स्टेट लॉ को, दोनों को जो है कि मिला करके एक साथ वो डिसीजन दे सकता है, उसके ऊपर जो है कि वो फैसले ले सकता है। लेकिन अमेरिका में अंतर है। अमेरिका में क्या है कि जो उसका फेडरल जुडिशरी है, फेडरल जुडिशरी मतलब कि संघीय न्यायालय, वो जो है कि फेडरल लॉ को देखता है, फेडरल लॉ के आधार पर फैसले लेता है। और जो उसका स्टेट जुडिशरी है, वो स्टेट लॉ को इन्फोर्स करता है और स्टेट लॉ के आधार पर ही सिर्फ फैसले लेता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जिसको कि हम लोग इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी बोलते हैं। इस तरीके से अमेरिका में क्या हो गया, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट हो गया। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट हो गया। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो है कि जो फेडरल कोर्ट है,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो फेडरल कोर्ट था 1935 वाले के तहत, उससे भी ज्यादा पावरफुल कोर्ट बनाया गया कब? जब 26 जनवरी 1950 को जो है कि इसको बनाया गया और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया, आपको पता है। तो जब ये 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेशन हुआ था इस कोर्ट का, उस समय दो कोर्ट जो है कि खत्म हो गया था। एक तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 के तहत बना हुआ था, वो कोर्ट खत्म हो गया। और एक क्या था ना कि इसके सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्ट को भी रिप्लेस कर दिया था, जो ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल था। आपको पता है कि भारत में अगर कोई फैसले होते थे और उसका टॉप मोस्ट अपील कहाँ जाता था, वो ब्रिटेन को जाता था। यही ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल का जो कोर्ट था, वहां पे जाकर के अपील होता था, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। लेकिन जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट हमारा बना, तो वो जो ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल का कोर्ट था, वो कोर्ट जो है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं रहा। हमारा जो है कि ये बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो गया। ठीक है, आपको पता है कि हमारे आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक भाग 5 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो है कि इसमें दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके इंडिपेंडेंसी के बारे में, इसके पावर के बारे में, इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में, इसके प्रोसीडर्स के बारे में, सारा चीज जितना भी आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ने के लिए कहां से कहां तक मिलेगा? 124 से लेकर के 147 तक। तो आपको अगर तुक्का भी मारना हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई आर्टिकल, तो कहां से कहां तक मारेंगे? 124 से लेकर के 147 तक। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि 8 जज कम से कम हो सकते हैं, ये संविधान में ही लिखा हुआ है। 7 + 1 8 जज हो सकते हैं। और अभी जो है कि संविधान में जजों की संख्या कितनी कर दी गई है? तो जजों की संख्या बढ़ा करके जो है कि 34 कर दी गई है। 33 + 1 जो है कि 34 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी हैं। तो ये अमेंडमेंट एक्ट शायद 2019 का अमेंडमेंट एक्ट था, द नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट इसको बोला जाता है, उसके तहत ही आया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो कोई बताएं कि जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कोलिजियम सिस्टम से होता है। नहीं, सबसे पहले ये बताइए कि जजों के अपॉइंटमेंट के लिए जो संविधान में क्या बातें लिखी गई, वो बताइए। कॉलेजियम सिस्टम तो ये थर्ड जज केस से निकल के आया। सर संविधान में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं लिखा हुआ नहीं नहीं नहीं, लिखा हुआ है। उसका आहार तक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट जो जज का होगा वो कैसे होगा, इसके लिए संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो संविधान से ही पूछा जाता है कि संविधान में क्या व्यवस्था की गई थी। तो वो पहले उच्चतम न्यायालय 5 साल तक वो न्यायाधीश के पद पे रह चुके हो। तो योग्यता हो गया ना सर? ये तो योग्यता हो गया। ये यूपीएससी 2013 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर, 2016 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर। और जो है कि आपका 4th जज केस के बारे में 2019 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए, संविधान में जो बातें लिखी गई है वो उसको पहले समझ लीजिए। संविधान में 2 बातें लिखी गई है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेज। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए जो बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। मतलब कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के जज से और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है कि पूछ करके, वो चीफ जस्टिस का भी नाम नहीं दिया गया है, सीधा सीधा लिखा क्या है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। जैसा कि उसको प्रतीत होता है कि जिनसे उसको कंसल्टेशन करना चाहिए, इस बात के लिए जो है कि वो चीफ जस्टिस का नियुक्ति करेगा। तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति में क्या दिखेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज। अब आइए अदर जज के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस हो जाएंगे, उसके अलावा अदर जस्टिस है, 33 उसकी संख्या है। इसके बारे में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेज ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। तो अगर अदर जजों का नियुक्ति करना है तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना एकदम नेसेसरी है। साथ के साथ फिर जो है कि कुछ और जजेज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। और कुछ हाई कोर्ट के अगर जजों से वो चाहें तो भी उनसे वो कंसल्ट कर सकते हैं। संविधान में प्रोविजन यही लिखा गया है। और ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस जो है कि इस मामले में, अदर जज के अपॉइंटमेंट के मामले में चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन लेना जो है कि नेसेसरी है। ठीक है, अब कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। इन्हीं को कुछ बोलना है? अरे ये वो चीफ जस्टिस, ये जो सेकंड जज का केस है 1982 है। तो फिर जो ये न्याय
न्यायाधीश होते हैं, हम्म। अदर न्यायाधीश उन्हीं के बीच से ना, जो चीफ अभी अभी आ जस्टिस रहे हैं। हाँ, संविधान में बस इतना ही बात लिख के संविधान गौण हो गया था। इसके ऊपर फिर चलने लगा केस, जो हम लोग फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और फोर्थ सर जज अभी केस सेकंड करते हैं। जज केस के बारे में क्या बोले थे? सेकंड वो तो क्या बोले? सेकंड जज केस एक एक करके सारे 93 केस। है ना? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? 1993 में हुआ था सेकेंड जज केस तो। फर्स्ट जज केस 1942 का है, 82 का है, 81 82 लोग कर रहा है, एक ग्रुप में डाला है। तो वो जो है कि फाइनल उसका फैसला 82 में ही आया था, इसलिए उसको हम 82 ही मानते हैं। ठीक है। सेकंड जज केस 1993 का ही है। ठीक है। तो बताइए फर्स्ट केस के बारे में कुछ जानते हैं तो ठीक है, नहीं तुम पानी पी के आते हैं उसके बाद बताओ। जो फर्स्ट जज केस हुआ था, यहाँ पे एक टर्म जो आपको बार बार हम कह रहे हैं कि कंसल्टेशन, इन्होंने कंसल्टेशन के टर्म को बताया। कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं होता है, कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कंकरेंस, इट्स ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। कि राष्ट्रपति महोदय को जो कंसल्टेशन करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब है कि सिर्फ आप जजों से सलाह मशवरा करिए और जिनको मन हो उनको नियुक्त कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे कंकरेंस मतलब कि उसकी सहमति कोई जरूरी नहीं। कंसल्टेशन मतलब होता है सिर्फ सलाह मशवरा पूछ लीजिए, बात मानना है तो मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। ये फर्स्ट जज केस 1982 में कहा गया था। जब सेकेंड जज केस 1993 में हुआ, इन्होंने कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और कंसल्टेशन का जो मीनिंग है उसको, कंसल्टेशन के मीनिंग को कंकरेंस में चेंज कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि एडवाइस जो दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर जो है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, वो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी होता है, उनको मानने के लिए बाध्यकारी होगा। और चीफ जस्टिस जो एडवाइस देंगे वो अपने 2 सीनियर जजों के साथ कंसल्टेशन के साथ देंगे। ठीक है। 2 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स, मतलब कि जो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, किन्हीं को जो कंसल्टेशन देंगे वो आपको प्रेसिडेंट महोदय को मानना बाध्यकारी होगा। कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, मतलब कि बाध्यता आपके ऊपर लाद दी गई है। जब थर्ड जज केस आया तो थर्ड जज केस में कहा गया कि कंसल्टेशन ऑफ प्लुरलिटी ऑफ जजेज, मतलब क्या होता है इसको समझिए, ये संवैधानिक टर्म है। कंसल्टेशन ऑफ प्लुरलिटी ऑफ जजेज मतलब कि जजों की बहुत सारी संख्या होगी, उसका कंसल्टेशन। तो इन्होंने इसी जगह जो है कि थर्ड जज केस जब हुआ तो यहाँ पे एक कॉलेजियम का नाम आया, जो कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्लस जो है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेज इनके हैं, इनके कलीग रहते हैं और ये कंसल्टेशन देंगे। और ये 4 जो सीनियर मोस्ट जज हैं प्लस चीफ जस्टिस 5 लोग हैं। 5 लोगों में से अगर 2 व्यक्ति भी किसी के नाम पर एडवर्स ओपिनियन देते हैं, यानी कि विपरीत सलाह देते हैं कि इसका नाम नहीं जाना चाहिए, तो वो जो है कि रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा गवर्नमेंट को। और जो ये लोग रिकमेंडेशन देंगे, कंसल्टेशन ऑफ प्लुरलिटी ऑफ जजेज यानी कि जो कॉलेजियम का एक व्यवस्था है, ये कंसल्टेशन देगा राष्ट्रपति को। इस बात को मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति और उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये था आपका थर्ड जज केस का फैसला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि थर्ड जज केस 1998 में हुआ। तो फिर जब इनकी सरकार आई थी 2014 में, नरेंद्र मोदी की सरकार, वहां पे एक आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि एक बनाया गया था। अमेंडमेंट एक्ट का नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014। इन्होंने क्या किया था कि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ जज का जो भी चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम, इसको रिप्लेस कर दिया गया था। इसके लिए इन्होंने बनाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जो है कि कुछ कार्यपालिका के भी लोग थे। ठीक है। इसमें क्या क्या व्यवस्था थी वो लिखा देंगे, या तो लिख के ही दे देंगे आपको। ठीक है। तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जो लोग थे, तो उसके बाद फिर हुआ क्या, फोर्थ जज केस 2015 में आया। फोर्थ जज केस जो 2015 में आया, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो न्यू सिस्टम लाया गया है एनजेएसी का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। इसको हम नन एल वॉइड डिक्लेयर करते हैं, यानी कि इस संवैधानिक संशोधन को पूरी तरीके से हम शून्य करते हैं। और जो हमारा पहले वाला पुराना वाला कॉलेजियम सिस्टम था जो थर्ड जज केस में आया था, वही कॉलेजियम सिस्टम अभी जो है कि जुडिशरी में लागू रहेगा। आपका ये जो एनजेएसी एक्ट लाया गया है, एनजेएसी जो है कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी को इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका के कुछ लोग हैं जो कि जजों की नियुक्ति करेंगे, तो इसमें जो है कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप देखा जाता है। और हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि इसमें जो है कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आज तक जो अपॉइंटमेंट होते जा रहा था जजों का सुप्रीम कोर्ट में, वो जजों के अपॉइंटमेंट के लिए संविधान लागू होने से
क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर 1973 तक जो जज थे, नियम ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते थे वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते थे। ठीक है, लेकिन 1973 में क्या हुआ कि 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करके ए एन रे के नाम का एक व्यक्ति था, जस्टिस ए एन रे, उसको जो है कि चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब आप इसका किस्सा सुनेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो ए एन रे को बनाया गया था, जो उसको फोर्थ मतलब कि सीनियरिटी में चौथे नंबर पे थे। ठीक है, तो बनना था किनको? बनना था जस्टिस जे एम शेखट नाम के एक व्यक्ति थे, उनको जो है कि बनना था। तो जे एस शेखट, के एस हेगड़े और ए एन ग्रोवर, ये 3 जज जो है कि उससे ज्यादा सीनियर थे। इनकी ए एन रे का नंबर चौथा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने, इनको ठीक नहीं लगा। इनको ठीक इस बात के लिए नहीं लगा था, आपको पता है कि 1973 में वो केशवानंद भारती केस का जजमेंट हुआ था, और केशवानंद भारती केस में ये जो जे एम सेठ सखेट है, के एस हेगड़े है, ए एन ग्रोवर का नाम है, इन लोगों ने केशवानंद भारती केस में जो है कि अच्छे से सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया था। आपको कल ही केशवानंद भारती केस के बारे में बताया गया था, जो कि इंदिरा गांधी को कतई पसंद नहीं आया था। इन्होंने जो है कि इन तीनों को नाम हटा करके जो चौथे नंबर का सीनियर व्यक्ति था उसको ला दिया। इन तीनों व्यक्ति ने, जे एम शेखट ने, के एस हेगड़े ने और ए एन ग्रोवर ने, उसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, और बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इस तरीके से आप लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फिर मामला उठा, फिर 1977 में हुआ, क्या किया कि एम यू बेग नाम के एक व्यक्ति थे, उनको जो है कि हंसराज खन्ना जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनको सुपरसीड करके एम यू बेग को बना दिया गया 1977 में। फिर जैसे ही हंसराज खन्ना को जो है कि सुपरसीड किया गया, उन्होंने भी जो है कि इस्तीफा दे दिया था। अब हंसराज खन्ना कौन थे? तो हंसराज खन्ना के बारे में आपको बताया था कि इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने वाला कोई अगर जज था तो वही हंसराज खन्ना था। उसके बाद इन्होंने ही जो है कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला जो केस 1976 का था, इसमें डिसेंटिंग जजमेंट इन्होंने ही दिया था, हंसराज खन्ना। बड़े बहुत शानदार व्यक्ति थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कोई सबसे मतलब कि अभी तक के सफल जज अगर माने जाते हैं और कोई कद्दावर जज माने जाते हैं तो वो हंसराज खन्ना का ही नाम आता है। इन्होंने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा था। तो हंसराज खन्ना जो है कि ये एडीएम जबलपुर वाला केस जो है ना, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज के इतिहास तक में काला धब्बा है। एडीएम जबलपुर केस इमरजेंसी के टाइम का केस है, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर केस हुआ था ये। ठीक है, तो इन्होंने हंसराज खन्ना सामने क्या किया था, डिसेंटिंग जजमेंट दिया था इस मामले में, इसलिए इनको हटा करके क्या कहते हैं, एम यू बेग को अपॉइंट किया गया। जैसे ही एम यू बेग को अपॉइंट किया गया, हंसराज खन्ना ने जो है कि अपना इस्तीफा दे दिया था। तो आप ये जान सकते हैं कि हमारे जुडिशरी में कुछ लोगों ने अपना बलिदान दिया है। बलिदान इन द सेंस कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, जब बनने का समय आया पूरी जीवन खप गई थी, उस समय उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और इनके ही इस प्रतिरोध के कारण जो है कि फिर सेकंड जज केस जो 1993 में हुआ था, उसमें इस बात का फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस होता है, वहां पे सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होंगे। और उसके अलावे कोई भी व्यक्ति जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट को छोड़ के दूसरा बन ही नहीं सकता है। तो अब से फिर से वही प्रथा बहाल हुई कि कार्यपालिका कुछ नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा। होगा क्या, प्रथा हमारा ये है कि आज जो सीनियर मोस्ट जज है वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। अभी तक आपको यही नियम दिखता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है। चाहे वो यूयू ललित 49 दिन के लिए ही बने थे, लेकिन बने थे। अभी इनके पास जो है कि 2026 तक का कार्यकाल, नवंबर 2026 तक का कार्यकाल है अभी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास। ये तो बहुत शानदार व्यक्ति हैं, तो इनके पास है। उनके बाद जिनका भी नंबर आएगा वो बनेंगे। तो ये जो है कि रंगना क्या बोले, रंगना बनेगी इसके बाद। कौन? रंगना करके जो है, पता नहीं अब कौन सीनियरिटी में, हमको तो ध्यान नहीं। लेडीज बनने वाली है अब। बीवी नागारत्ना नागरत्ना का तो 27 में बोला गया था जी। 27 में 26 में सीनियर मोस्ट यही है, पता नहीं कौन है। तो इस तरीके से जो है कि आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जज के बारे में हम लोग क्लियर हो गए कि जो केस हुआ था, जो मसले हुए थे। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ जज क्या है, ये बताइए। ये आसान चीज है भाई, आपको पता होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि जज जो है कि सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो क्या रेसिडेंस ऑफ इंडिया भी बन सकता है जज? यस सर। रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, सिटीजन ऑफ इंडिया होना। वो तो भारत के नागरिक होना चाहिए।
भारत के निवासी नहीं, भारत के नागरिक होने चाहिए। निवासी और नागरिक में अंतर है। जी सर। ठीक है। उसके बाद उनको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का 5 साल का प्रैक्टिस करने का जो है कि एज ए जज 5 साल जो है कि वो किसी हाई कोर्ट में काम किए हुए हों। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 हाई कोर्ट में अगर 5 साल में 2 बार ट्रांसफर हो गया तो वो नहीं गिना जाएगा, वो भी गिना जाएगा। जैसे मान लो पटना हाई कोर्ट में कर लिया, उसका फिर जो है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कर लिया, तो वो 2.5 साल यहाँ किया, 2.5 साल वहां भी किया तो भी माना जाएगा। या 2 साल पटना हाई कोर्ट में किया, 3 साल वहां किया तो भी माना जाएगा। ठीक है। या फिर वो 10 साल जो है कि हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में रहे हो, तो या फिर एक उच्च न्यायालय में या फिर तीसरे उच्च न्यायालय में भी 10 साल तक अगर वो वहां पे काम किए हुए हैं तो वो जो है कि उसके क्वालिफिकेशन में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जो है कि प्रेसिडेंट की नजर में वो एक अच्छे मतलब कि न्यायविद हो, उनको नॉलेज होना चाहिए बहुत ज्यादा जुडिशरी का, ये प्रेसिडेंट को लगना भी चाहिए इन बातों का। ठीक है। अब देखिए, एक बात ये है कि मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट डिसाइडेड। ये कहीं नहीं कहीं संविधान में लिखा गया है कि मिनिमम एज क्या होगा। आपको राष्ट्रपति वाला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे ना कि 35 साल का वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। आपको जज में कहीं दिख रहा है कि 35 साल का एज पूरा होना चाहिए? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको पूछा जाएगा क्या मिनिमम एज है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो नहीं है। नहीं। ठीक है। तो सीधा सीधा बात है कि क्या क्या कंडीशन है। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा है कि वो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वकील रहा हो, और फिर क्या कहते हैं राष्ट्रपति की नजरों में वो जो है कि एक अच्छे न्यायविद के रूप में काम करते हो। तो अब क्या होगा कि उनका जो है कि क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट करते हैं जज बनने के लिए। ठीक है। सलाह इसको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को और अदर जज को भी जो है कि ओथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ठीक है। इसका टेन्योर ऑफ जजेस का क्या होगा? जज कितने साल के लिए बने रह सकते हैं? 5-65। कौन बोल रहा है 5? सॉरी 6-65, ठीक है। कौन बोल रहा है ये सब बात? कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपने ये लाइन पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का फिक्स टेन्योर नहीं दिया गया है। वो मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। ठीक है। ये 5 वर्ष और 65 वर्ष मानवाधिकार आयोग होता है, उसके चुनाव आयोग होता है, इन सब के ऊपर लागू होता है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। यही सब छोटा छोटा बात है जो पीटी में फंसा देता है। ठीक है। या तो सर उसका नियुक्ति में जो आयु का डिसाइड है ना, लेकिन उसका कार्यकाल का तो दिया हुआ है ना सर। कहाँ दिया हुआ है बताइए जरा। संसद द्वारा इसको निर्धारित किया गया है ना। क्या किया गया है बताइए, कौन से मतलब कि अथी के द्वारा किया गया है बताइए जरा हमको, अगर हम भी सुने। स्पष्ट लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फिक्स टेन्योर फॉर ए जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। एक बात सुनो कि मान लो कोई व्यक्ति जो है कि बहुत कम एज में ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। ठीक है। तो क्या उसको मान लो 20 साल तक उसका बाकी है अभी वकालत। ठीक है। 65 साल होने में उसको 20 साल का एज बाकी है, तो क्या वो नहीं बन सकता है? नहीं रह सकता है, आराम से रह सकता है। तो वही सीधा एक ही बात लिखा हुआ है कि अंटिल ही अटेंड्स द एज ऑफ 65 ईयर। तो हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष है। ठीक है। या तो फिर उसका मन हो जाए हमको रिजाइन देना है तो लिख के प्रेसिडेंट को दे दे हमको रिजाइन करना है, तो प्रेसिडेंट के पास इस्तीफा अपना दे सकता है, या फिर उनको रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूवल का प्रोसेस आपको भी बताएंगे कि क्या प्रोसेस है रिमूवल का। ठीक है। तो रिमूवल ऑफ जज का क्या प्रोसेस है कोई बताइए। यस सर, वो जो है ना उसमें हटाने के लिए 100 मेंबर का जो है ना हस्ताक्षर होता है, जिसमें से लोकसभा का 50 मेंबर होना चाहिए और राज्यसभा का 50 मेंबर। गड़बड़ हो गया। लोकसभा में मिनिमम 100 मेंबर्स होना चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर होना चाहिए। ये है। तो ये टॉपिक पढ़ा के खत्म करते हैं, 10 11 21 हो गया। देखिए जो रिमूवल ऑफ जज है उसके लिए आपको जब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ाया था तो वहां पे सबसे पहले तो एक टर्म जो है कि इम्पीचमेंट लाया था। तो किसी भी जज के रिमूवल के लिए सबसे पहले तो संविधान में किसी भी तरीके के इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। जो रिमूवल ऑफ जज होता है कि वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस से ही आता है। प्रेसिडेंट के ऑफिस से तभी आता है जबकि उसको जो है कि प्रूव किया जाता है किस बात के लिए। तो 2 ही कंडीशन है, 2 ग्राउंड है रिमूव करने के लिए। एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा जो है कि इनकेपेसिटी। इसी 2 ग्राउंड पे इसको रिमूव किया जा सकता है। जब वो राष्ट्रपति वाला पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा रहे थे, राष्ट्रपति ने जब संविधान का उल्लंघन किया हो तब उसके ऊपर महाभियोग की प्रतिक्रिया चलेगी। यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं हम कि उनका मिसबिहेवियर
या फिर उनकी इनकेपेसिटी, ये दो यही इसी दो कंडीशन में आप उनको जो है कि रिमूव कर सकते हैं। तो इसके रिमूवल के लिए जो है कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 का है, उस जज इंक्वायरी एक्ट के तहत ही जो है कि उनको रिमूव किया जाता है। तो इनको रिमूवल के लिए जो आपको प्रोसेस देखना है, जो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा गया है, वो लिखा गया है कि रिमूवल मोशन को स्टार्ट किया जाएगा। वो स्टार्ट करने के लिए सबसे सीधा व्यवस्था ये है कि अगर राज्य लोकसभा में स्टार्ट करना है तो 100 मेंबर साइन करके दे इस बात के लिए कि हम जो है कि इनको रिमूव करना चाहते हैं, इन्होंने मिसबिहेव किया है, या फिर इनकी इनकेपेसिटी हो गया है, ये पागल हो गया है, दिवालिया हो गया है, ठीक है। या फिर 50 मेंबर राज्यसभा में, तो 100 मेंबर लिखित में लोकसभा में, और या 50 मेंबर राज्यसभा में लिखित रूप में वो चेयरमैन को दें। उसके बाद पहला प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस, चेयरमैन इस मोशन को एडमिट कर सकता है या रिफ्यूज भी कर सकता है, वहीं के वहीं जो स्पीकर है या चेयरमैन है। अगर लोकसभा में आप दे रहे हैं तो स्पीकर के सामने देंगे, अगर राज्यसभा में दे रहे हैं तो चेयरमैन के सामने देंगे। चेयरमैन या स्पीकर उसी के उसी समय इस बात को एडमिट करेगा, इस मोशन को, या फिर रिफ्यूज कर देगा एडमिट करने से, ठीक है। अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो फिर या तो चेयरमैन या स्पीकर राज्यसभा या लोकसभा में जहां भी एडमिट हुआ ये मोशन, वो क्या करेंगे कि 3 मेंबर का एक कमेटी बनाएंगे फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द चार्जेज। जो चार्ज आपने लगा के लिख के उस एप्लीकेशन पे दिया है, उसके लिए वो 3 मेंबर का कमेटी गठित करेंगे। कौन करेंगे? स्पीकर या चेयरमैन। कौन कौन व्यक्ति रहेंगे? सबसे पहले तो जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जो है कि क्या कहते हैं, एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। या तो चीफ जस्टिस खुद जाएंगे, नहीं तो किसी जज को अपॉइंट कर देंगे कि जाइए इनके जो है कि जो चार्जेस लगाया गया है इनके ऊपर जांच कीजिए, पहली बात। दूसरा बात है क्या है कि जो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होना जरूरी है। कुछ बोलना है अमित? बोल रहे थे सर, वो सुप्रीम कोर्ट के सेवारत जज होंगे और 2 सदस्य हाई कोर्ट के। क्या बोले? सेवारत जज होंगे, हाँ सही बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर 2 सदस्य होंगे हाई कोर्ट का जो सेवारत में हो। तो वो व्यक्ति को लाया जाएगा। उसके बाद ये समिति द्वारा, जी सर, सुन लीजिए, और एक व्यक्ति जो होंगे वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। इनका एक मेंबर बनाया जाएगा, इसका एक पैनल बनाया जाएगा। ये पैनल जो आपने मिसबिहेव या फिर इनकेपेसिटी का आपने चार्ज लगाया है उसके ऊपर जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर ये पाया गया कि हाँ इन्होंने जो है कि इस तरीके से किया है मिसबिहेव, या फिर इनकी कैपेसिटी नहीं बची है काम करने के लिए, ये दिवालिया हो गए हैं, पागल हो गए हैं, तब फिर जो है कि उसके हाउस में वोटिंग स्टार्ट होगा। तो हर हाउस में जो वोटिंग होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तब सबसे पहले तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस, उसके बाद फिर जो प्रेजेंट है वोटिंग करने के लिए उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसमें भी वोटिंग के टाइम पे प्रेजेंट होने के लिए, तो स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवाना पड़ेगा। तब फिर ये जा करके ये जो है कि प्रेसिडेंट के पास ये एप्लीकेशन जाएगा कि इन जज महोदय को रिमूव किया जाए। तब जा करके प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर ऑफ रिमूविंग ऑफ जज जारी करेंगे। उसके बाद जो है कि एक जज को रिमूव किया जा सकता है। इतना टफ प्रोसेस बनाया गया है। दूसरे सदन में जाना पड़ता है ना? क्या बोले? दोनों सदन के तो मैंने बता दिया कि दोनों सदन से आपको ये पास कराना पड़ेगा। जी, ठीक है। उसके बाद ऐसा किसके साथ किया गया है? तो VR रामास्वामी एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनको जो है कि उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठ गई थी और उनको गिल्टी मान भी लिया गया था मिसबिहेवियर के मामले में। लेकिन कांग्रेस ने उस समय जो है कि वोटिंग करने से एब्सेंट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये इनको समझा देते हैं, ये खुद ही रिजाइन मार देंगे। इस तरीके से जो है कि गलत संदेश जाएगा हमारे देश में। और उन्होंने फिर VR रामास्वामी ने जो है कि रिजाइन कर दिया था अपने पोस्ट से। और आज तक किसी के ऊपर जो है कि इस तरीके से क्या कहते हैं, ये जो हटाने का इम्पीचमेंट टाइप का एक प्रोसेस है वो नहीं चलाना पड़ा है। सर एक और आया था सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि 11:26 हो चुका है। उसके बाद कल जो है कि इसके और भी प्रोसेस के बारे में बता देंगे। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लिखने के लिए, आप लोग लिख करके आएंगे। ठीक है।